कस्बे में मोहन नाम का एक बेहद सरल और सीधा साधा आदमी रहता था। मोहन के अम्मी अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मोहन अब ना के बराबर लोगों से बातचीत किया करता था। उसके अंदर आए इस बदलाव को कस्बे के सभी लोग महसूस कर रहे थे। एक दिन की बात है, मोहन अपने कपड़ों की गठरी बांधे हुए कस्बे की सीमा से बाहर जा रहा था कि तभी कस्बे का मुखिया मोहन को जाते हुए देखकर उससे बोला, क्या बात है मोहन, ये गठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, अब मेरे घर में मन नहीं लगता। दिल्लू सरवा, तुम्हारे घर में तुम्हारी बचपन की यादें बसी हुई है। मत भूलो कि इस घर से तुम्हारे मम्मी पापा की भी यादें जुड़ी हुई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुखिया जी, इस दुनिया में तो हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही है, तो भला उन यादों का क्या मोल? कहने की 100 बातें हैं मोहन, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। जब इंसान इस दुनिया को दूसरे नजरिए से देखना शुरू करता है तो वो अक्सर इसी तरह की बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो मोहन? बस मुखिया जी, अब मैं सारी दुनिया में घूमना चाहता हूँ। मुझे एक जगह बैठकर नहीं रहना। समझ लीजिए कि ये सारी दुनिया ही आज से मेरा घर है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मोहन, लेकिन अपने कस्बे में कभी ना कभी जरूर आना। अगर मालिक ने चाहा तो अपने कस्बे में मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर मोहन अपने कस्बे की सीमा से बाहर निकल गया। अपने कस्बे से बेहद दूर एक जंगल में झोपड़ी बनाकर वो उसी में रहने लगा। एक दिन की बात है, मोहन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया, लेकिन शाम को जब वो वापस अपनी झोपड़ी में आया तो उसकी झोपड़ी बारिश में बह चुकी थी। लगता है अब मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा। झोपड़ी के टूटने का इशारा शायद यही है। मालिक ये चाहते हैं कि शायद मैं ये जंगल में ना रहूं। इतना कहकर मोहन वहां से निकल गया और दूसरे कस्बे में प्रवेश कर गया। मोहन के चेहरे पर तेज देखकर उस कस्बे का मुखिया मोहन के पास आकर बोला, आपके चेहरे पर तो अनोखा तेज छलक रहा है। आपका नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम मोहन है, लेकिन शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आपने अभी बोला ना कि मेरे चेहरे पर एक तेज चमक रहा है, लेकिन मैं एक मामूली आदमी हूँ। हमारे गांव में मेहमानों का एहतराम करने का परंपरा है। आप हमारे गांव के मेहमान हुए। आज से आप मेरे ही घर में रहेंगे। नहीं, ये सारी दुनिया ही मेरा घर है, इसीलिए मैं आपके घर में नहीं रह सकता। ठीक है, कम से कम आप एक रात तो मेरे घर पर रुक ही सकते हैं ना। हमें अपने मेहमान का एहतराम करने का मौका दीजिए। अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है, चलिए। मुखिया मोहन को अपने घर ले गया और उसने मोहन की बेहद खातिरदारी की। जाते वक्त मुखिया ने मोहन को बेहद सारे लड्डू देकर विदा कर दिया। रास्ते में अगर आपको भूख लगे तो ये लड्डू खा लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। मोहन काफी वक्त तक पैदल चलता रहा। पैदल चलते हुए मोहन दूसरे कस्बे से गुजरने लगा। दूसरे कस्बे में उसकी नजर एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी पर पड़ी, जिसके सिर से खून बह रहा था। क्या हुआ? आपके सर से ये खून कैसे बह रहा है? आप ठीक तो है? तुम कौन हो बेटा? इस गांव के तो नहीं लगते। हाँ काका, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके सर से ये खून क्यों बह रहा है। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ बेटा। भूख से मेरी इतनी हालत खराब है कि मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा। मेरे पास बस यही लड्डू है बाबा, इन्हें आप खा लीजिए और सबसे पहले अपनी भूख को शांत कीजिए। मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? अगर मैंने तुम्हारे दिए हुए लड्डू खा लिए तो चौधरी के आदमी तुम्हें बुरी तरीके से मारेंगे और मैं अपनी वजह से तुम्हें बेकसूर होते हुए मार खाते हुए नहीं देख सकता। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप बेफिक्र होकर अपनी भूख को मिटाइए। आपको इस वक्त दावत की बहुत जरूरत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वरना 3 दिन से मैं इन कस्बे वालों से खाना मांग रहा था, मगर किसी ने भी मुझे एक रोटी तक नहीं दी। अब मुझे बताइए कि आपके सर से खून क्यों बह रहा है? हमारे गांव में एक बहुत ही खराब किस्म का आदमी है
जो भोले भाले लोगों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लेता है। अगर कोई उसे उल्टा बोलता है तो वो उसे पीट कर घायल कर देता है और गांव में ये ऐलान कर देता है कि कोई भी उसे राशन तक ना दे। मैंने भी यही गलती की और मेरा ये हाल हो गया। आपने कोई गलती नहीं की बाबा, आपने वही किया जो आपके मन ने कहा, और हमारा मन कभी झूठ नहीं बोलता। तुम तो बहुत ही अच्छे किस्म के आदमी मालूम पड़ते हो। बेटा, सच तो यह है कि तुम्हारे जैसे इंसान की इस कस्बे में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गांव का जमींदार चौधरी कस्बे के सारे भोले भाले युवकों को बिगाड़ रहा है। वो उन्हें जुआ खेलने को कहता है, चोरी करने को कहता है। गांव के बहुत से नौजवान अब अपने मम्मी पापा की बात तक नहीं मानते। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सबको सुधारने की। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी चौधरी के कुछ गुंडे वहां पर आ धमके और उस बूढ़े आदमी के हाथों में लड्डू देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हीं में से एक आदमी बल्ली, जो कि जमींदार का बेहद खास आदमी था, गुस्से से मोहन की ओर देखता हुआ बोला, इस बुड्ढे को लड्डू किसने दिए? इन्हें लड्डू मैंने दिया। क्या आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है? ये उम्र में आपसे कितने बड़े हैं? ये आपके पापा की उम्र के हैं। आपको इनसे इस लहजे में बात करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? जिसने की शर्म उसका फूटा कर्म, ये कहावत तुमने नहीं सुनी क्या? नहीं, मैंने तो सुना है कि कर भला तो हो भला। मैं सिर्फ अच्छा ही बोलता हूँ और अच्छा ही देखता हूँ। तो फिर बुरा क्या होता है, आज मैं तुझे बताता हूँ। इतना कहकर बल्ली ने एक जोरदार तमाचा मोहन के गाल पर जड़ दिया। तमाचा खाकर मोहन मुस्कुराने लगा। तभी बल्ली ने दूसरा तमाचा भी उसके गाल पर जड़ दिया। दूसरा तमाचा खाकर भी मोहन मुस्कुराने लगा। मोहन मुस्कुराता रहा। बल्ली गुस्से में आकर तमाचों की बौछार कर दी मोहन के ऊपर। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो भाई? मैंने तुम्हें इतने थप्पड़ मारे, लेकिन फिर भी तुम लगातार मुस्कुराए ही जा रहे हो। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? अगर इस गांव में आकर मुझे थप्पड़ खाने को मिला है, तो इसके पहले मैं जिस गांव में गया था, ये लड्डू मुझे वही खाने को मिले थे। बेईमानी का जवाब बेईमानी नहीं होता, और ईमानदारी हमेशा बेईमानी पर भारी पड़ती है। मोहन की बात का पता नहीं बल्ली पर क्या असर हुआ कि वो वहाँ से चला गया। वो बूढ़ा आदमी मोहन को अपने साथ अपने घर ले आया। क्या आप घर पर अकेले रहते हैं बाबा? हाँ बेटा, लेकिन मैं हमेशा से अकेला नहीं था। कुछ सालों पहले मेरी बीवी भी मेरे साथ रहा करती थी, जिसका इंतकाल हो गया। उसके जाने के बाद मेरा इकलौता बेटा ही मेरा सहारा था, लेकिन कुछ वक्त पहले वो भी मुझे छोड़कर शहर के रंगीनियों में जाकर खो गया। आज से आप मुझे अपना ही बेटा समझिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेटा, उस बल्ली ने तुम्हें इतने सारे थप्पड़ मारे, तुम चाहते तो उसे पीट सकते थे, फिर तुमने उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया? अगर मैं उससे लड़ता तो उसके अंदर और ज्यादा गुस्सा आता, और गुस्सा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है बाबा। गुस्सा बदले की भावना को जगा देता है और इंसान आदमी से जानवर बन जाता है। अब आप खुद देखिए, जब मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया तो वो चुपचाप वहां से चला गया। आपने उसे जाते हुए तो देखा, लेकिन मैंने जाते हुए उसके चेहरे पर एक इंसानियत देखी जो शायद आपने नहीं देखी। तुम बहुत ही होशियार मालूम पड़ते हो। जब तुम बातें करते हो तो ऐसा लगता है कि बस तुम्हें सुनते जाओ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद मोहन उस बूढ़े आदमी के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद मोहन एक खंडर के पास चला गया, जहां कस्बे के ढेर सारे लोग जुआ खेल रहे थे। मोहन को देखकर एक आदमी ने मोहन की ओर देखता हुआ बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी हमारे साथ जुआ खेलना है? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने आया हूँ कि जुआ अच्छी आदत नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी आदत है। लेकिन हमें तो इसे खेलने में बहुत ही मजा आता है। बगैर मेहनत किए हुए हमें इसमें बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। और जब तुम जुआ हार जाते हो तब क्या होता है? क्या तुमने ये कब सोचा है? उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारे खानदान को भूखा रहना पड़ता है। तुम्हारे मम्मी पापा जो चौधरी से कर्ज लेकर आते हैं, वही चौधरी
तुम्हें बदनाम करके तुमसे भारी ब्याज वसूलता है और तुम्हारी जमीन जिन पर तुम खेती करते हो उस पर गलत तरीके से कब्जा कर लेता है, मगर तुम देखकर भी अनदेखा कर लेते हो क्योंकि चौधरी ने तुम्हें जुए की लत लगा रखी है। इस जुए ने तुम्हें तुम्हारे जिंदगी के लक्ष्य से भटका कर रखा है। अगर तुम अभी से इस जुए के खेल को छोड़कर और मेहनत से अपने खेत पर काम करना शुरू कर दो तो मुझ पर यकीन करो, वो दिन दूर नहीं कि तुम चौधरी से बहुत ज्यादा अमीर बन जाओ। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अभी हम आपसे वादा करते हैं कि आगे से हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें सही रास्ता दिखाया। उस दिन के बाद उस कस्बे में जुआ खेलना बंद हो गया। कस्बे के लोगों को बदलता हुआ देख चौधरी बेहद बुरी तरह परेशान हो गया। वो गुस्से में आकर बल्ली से बोला, ये सब हो क्या रहा है बल्ले? गांव के सारे लोग अगर सुधर गए तो मेरा तो कारोबार बंद हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है। कौन? मुझे बताओ उसके बारे में। उसका नाम मोहन है। वो इस गांव का नहीं है। किस गांव से आया है ये भी पता नहीं। और वो उसी बूढ़े आदमी के घर पर ठहरा हुआ है जिसे आपने बुरी तरीके से पीटा था। जब सब कुछ जानते ही हो तो तुम उसे जाकर सबक क्यों नहीं सिखाते? आपको क्या लगता है चौधरी साहब, क्या मैंने उसे पीटा नहीं? लेकिन अजीब बात तो ये है कि मैं उसे जितना मारता हूँ उतनी बार वो मनी मन मुस्कुरा कर देखता है। फिर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ही उसके लिए बहुत बुरा लगने लगता है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ जाके कस्बे में सभी जगह पर ऐलान कर दो कि अगर कस्बे के किसी भी आदमी ने उस बूढ़े को या उस मोहन को राशन का एक टुकड़ा भी दिया तो चौधरी उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। और अपने आदमियों को बोलो कि उसे जाकर उसे परेशान करे। देखना कुछ ही दिनों में वो यहाँ से भाग जाएगा। चौधरी की बात सुनकर बल्ली वहां से चला गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि चौधरी ने उससे करने के लिए कहा था। उस दिन के बाद मोहन और उस बूढ़े आदमी को राशन मिलना बंद हो गया। कोई भी आदमी डर की वजह से उन दोनों को अपने घर का पानी तक नहीं पिलाता था। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी मोहन से बोला, आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ बेटा। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं भी देखता हूँ कि उस चौधरी में एक बुरी हरकत करने की कितनी हद है, लेकिन वो मुझे नहीं तोड़ पाएगा बल्कि खुद ही टूट जाएगा। बेटा तुम चौधरी को नहीं जानते, वो बहुत ही ज्यादा बेईमान है। वो कितना भी बड़ा बेईमान क्यों ना हो, सच के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं उसके इस रवैये से सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं कस्बे में लोगों को सुधारने का कार्य तब तक करूंगा जब तक कि कस्बे के लोग पूरी तरह से सुधर नहीं जाते, भले उसके लिए मुझे खुद पर उसके कितने भी अत्याचार बर्दाश्त क्यों ना करने पड़े। मोहन ने कस्बे के भोले भाले लोगों को समझाना बंद नहीं किया। ये देखकर चौधरी अपना आपा खो बैठा और एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहकर मोहन को अपने हवेली पर बुलवा लिया। मुझे लगता था कि मेरे सामने कोई साधु संत आएगा, लेकिन तुम एक नौजवान हो। तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है बच्चे। अगर मेरी उम्र खेलने कूदने की है तो आपकी उम्र भी मालिक की पूजा करने की है। तुम लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? लगता है तुम कोई संत बनना चाहते हो। संत बनने के कारोबार में इनकम अच्छी होती है। अगर मैं पाखंडी संत बनना चाहता तो इतने दिन भूखा प्यासा नहीं रहता। अपने कपड़ों की गठरी लेकर यहाँ से चला जाता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम तो इस कस्बे के हो भी नहीं। हाँ, मैं इस कस्बे का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस कस्बे में रहते हुए काफी वक्त हुए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक बेटा था जो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हें उस एक्सीडेंट से कुछ सीखना चाहिए। सोचो कि तुम कितने लोगों पर अत्याचार करते हो। मालिक ना करे अगर कोई ट्रक तुम्हें कुचलता हुआ निकल जाए तो तुम्हारे सारे के सारे पैसे यही का यही धरा रह जाएगा। तुम अपने साथ एक सिक्का तक नहीं ले जा सकते हो, तो फिर ये सब किस लिए? आखिर तुम्हें लौट के मालिक के पास ही जाना है। जरा सोचो चौधरी, तुम्हारे जिस मरे हुए बेटे के लिए कस्बे के लोगों के दिल में हमदर्दी होनी चाहिए। लोग उसे गालियां बकते हैं तुम्हारी आदत की वजह से। अगर कुछ करना ही है तो ऐसा करो ना कि लोग तुम्हें दुआएं दें, ना कि कुछ ऐसा करो कि इतिहास में तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखा जाए।
मोहन की बात सुनकर न जाने चौधरी के दिल दिमाग पर क्या असर हुआ। चौधरी सुधर गया और मोहन की ओर देखता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तक मैंने जितनी भी जमीनों पर कब्जा किया है वो सभी जमीनें मैं वापस कर दूंगा और आज से मैं मालिक की आराधना करूंगा। आज से तुम मेरी ही हवेली में रहोगे। नहीं चौधरी साहब, मेरा अब जाने का वक्त हो गया है। मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है। अब मैं हर कस्बे में जाकर लोगों को सुधारने का काम करूंगा। मालिक तुम्हें जरूर इस काम में सफलता देगा। क्या तुम जानते हो, तुम्हें जो चीज मिली है उसे वरदान कहते हैं। जैसे कि मालिक ने बुद्ध को वरदान दिया था, तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लायक हो। तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेंगी। चौधरी की बात सुनकर मोहन मुस्कुराता हुआ उस गांव को छोड़कर चला गया। शायद चौधरी ने सही कहा था, उसे वरदान ही मिला था जैसा कि बुद्ध को मिला था।